जादुई गिफ्ट का घर। सागरपुर नामक गांव में भारती अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, जिस कारण उनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। कई बार तो भारती की माँ को घर में राशन ना होने की वजह से आस पड़ोस के लोगों से राशन मांगकर खाना बनाना पड़ता था। परंतु भारती पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इस कारण भारती के पड़ोस में रहने वाली दूसरी लड़की नेहा भारती से बहुत जलती थी और उसकी गरीबी का बहुत मजाक बनाया करती थी। लेकिन भारती कभी भी उसको पलटकर जवाब नहीं देती थी, ना ही उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ऐसी ही दिन बीत रहे थे, लेकिन शायद भारती की किस्मत में अभी और भी दुख लिखे हुए थे, क्योंकि एक दिन उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और भारती अकेली रह जाती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक दुकान पर काम करके अपना पेट पालने लगती है और उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। एक दिन जब नेहा का जन्मदिन होता है तो वो अपने जन्मदिन की पार्टी में पड़ोस के बच्चों को बुलाती है और साथ ही भारती को भी आने का निमंत्रण देने आती है और उससे कहती है, भारती आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरे जन्मदिन की पार्टी में शाम को 4 बजे आना है। ठीक है नेहा, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में टाइम से आ जाऊंगी। शाम को भारती नेहा के जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि भारती ने अपना घर जन्मदिन के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार किया हुआ था और उसने जन्मदिन के लिए एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहन रखी थी। उसका केक बहुत ही सुंदर और खाने में स्वादिष्ट था। सभी बच्चे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। साथ ही उसके माता पिता ने भी उसे गिफ्ट में एक महंगी साइकिल दी थी। ये सब देखकर भारती मन ही मन सोचती है, कल मेरा भी जन्मदिन है, काश मैं भी अपना जन्मदिन इस प्रकार मना पाती। लेकिन शायद अपने जन्मदिन को मना पाना मेरी किस्मत में है ही नहीं, क्योंकि अब मेरे माता पिता तो रहे नहीं जो मेरा जन्मदिन मनाते, और मैं इतनी गरीब हूँ कि 2 वक्त की रोटी ही खा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। जन्मदिन मनाने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। नेहा का जन्मदिन मनाकर भारती वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर सब कुछ सोचकर रोने लगती है। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आने लगती है, तो वो रोते रोते घर से निकलकर जंगल की तरफ चल देती है। वहां पहुंचकर अचानक उसे बचाओ बचाओ की एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर भारती आवाज की तरफ चल देती है, तो वहां जाकर देखती है कि एक जादुई परी पेड़ के तने में रस्सी से बंधी होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। उसे देखती ही भारती सबसे पहले परी को पेड़ के तने से रस्सी खोलकर आजाद कराती है। आजाद होती ही परी उससे कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस पेड़ के तने से आजाद करवाया। अगर तुम यहाँ ना आती तो पता नहीं मैं और कितने दिन इस पेड़ से बंधी रहती, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे इस पेड़ से आजाद करवाकर मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। नहीं परी जी, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, क्योंकि किसी की मदद करना तो हमारा फर्ज होता है। आपको पेड़ से आजाद करके मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बेटी तुम बहुत नेक और ईमानदार हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझसे बहुत कीमती कीमती उपहार मांग लेता, लेकिन तुम बहुत ही सीधी और सरल हो, जो मेरे कहने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं लेना चाहती। परी रानी, मेरे माता पिता हमेशा कहा करते थे कि किसी जरूरतमंद की मदद करना हमारा फर्ज होता है और हमें कभी भी अपना फर्ज निभाने के बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहिए और हमेशा ही लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। बेटी क्या तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं? नहीं रानी परी, वो दोनों मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं और अब मैं अकेली ही रहती हूँ। भारती की बात सुनकर परी का मन बहुत पसीज जाता है, तो वो भारती के बारे में सब कुछ जानने के लिए उसके सर पर हाथ रखती है और उसके बारे में सब कुछ जान लेती है।
तो परी को उसके माता पिता की बात, उनकी गरीबी की बात और जन्मदिन वाली बात का पता चलता है। ये सब जानने के बाद वो भारती से कहती है, बेटी, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो, लेकिन माता पिता के ना होने की वजह से और अपनी गरीबी की वजह से तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पा रही हो। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई गिफ्ट का घर देती हूँ। इस जादुई गिफ्ट के घर में तुम्हें जन्मदिन मनाने का सारा सामान, जैसे कि सजावट का सामान, पार्टी का सामान, जन्मदिन की ड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाया करेगा, जिससे तुम अपना जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मना पाओगी। और साथ ही तुम चाहो तो एक बेकरी की दुकान भी खोल सकती हो, जिसमें तुम जन्मदिन की सारी चीजों को बेचकर एक आराम की जिंदगी जी पाओगी और तुम्हें कभी जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहती ही परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर एक जादुई गिफ्ट का घर उसके घर के सामने प्रकट कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। भारती जब अपने घर जाती है तो उसे वो जादुई गिफ्ट का घर दिखता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करके उस घर में जाती है। तो देखती है कि उस जादुई गिफ्ट के घर में हर वो चीज है जो जन्मदिन मनाने के लिए चाहिए होती है और उसे कितना भी इस्तेमाल कर लो पर वो कभी भी खत्म नहीं होगी। भारती को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो भी अब अपना जन्मदिन धूमधाम से मना पाएगी। अगले दिन भारती सभी बच्चों और नेहा को अपने जन्मदिन में बुलाती है और जब सभी बच्चे उसके जन्मदिन में आते हैं तो उसका घर देखकर और जन्मदिन का केक देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर भारती बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तब से भारती अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाने लगती है। इसके अलावा वो एक बेकरी भी खोल लेती है जिसमें वो जन्मदिन का सारा सामान बेचने लगती है और उन पैसों से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। साथ ही वो गरीबों की मदद भी करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गुनगुन नाम की बहुत ही दयालु लड़की रहती थी। गुनगुन की माँ का नाम था नीलम। गुनगुन के परिवार में गुनगुन की चाची और उनकी बेटी सुमन रहती थी। सुमन की माँ सुमन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमेशा सुमन और गुनगुन में बहुत भेदभाव किया करती थी। एक दिन नीलम खेत पर जाने से पहले अपनी देवरानी से कहती है, सुनो, मैं खेत जा रही हूँ। सुमन और गुनगुन बाहर खेलने गई है। दोनों बच्चे बाहर से खेलकर आए तो उन्हें खाना खिला देना। हाँ हाँ ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर नीलम खेत में चली जाती है। तभी सुमन खेलकर घर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सुमन की माँ बड़े ही प्यार से सुमन को खाना निकाल कर दे देती है और बहुत प्यार से उसे खिलाती है। मेरी बेटी आराम से खा ले, तेरे लिए ही तो मैंने ये सब बना के रखा है। थोड़ी ही देर में गुनगुन भी खेलकर घर वापस आ जाती है और अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चुप कर बदतमीज, इतनी देर से खेल रही थी तब तो तुझे भूख नहीं लगी? चल निकल यहाँ से और जाकर खेल ले। गुनगुन अपनी चाची की ये बात सुनकर रोते हुए बाहर चली जाती है और यहाँ पर उसकी चाची अपनी बेटी सुमन को लाड प्यार से खाना खिलाती है। आराम से खा ले मेरी बेटी, तू ही तो मेरी लाडली बेटी है। ये गुनगुन और उसकी माँ हमारी छोटे से घर पर अपना डेरा लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे लिए बोझ बनकर रह गई है ये दोनों। इसी तरह से गरीबी में दिन बीत रहे थे। एक दिन नीलम के घर के रसोई में खाना भी नहीं था। घर के सभी लोग भूख से बहुत बेहाल हो रहे थे। तभी नीलम के मन में ख्याल आता है और वो अपनी देवरानी से कहती है, सुनो, आज तक मैं शादी के बाद अपने मायके नहीं गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे भाइयों के द्वारा कुछ न कुछ मदद मुझे मिल ही जाएगी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रही हूँ। दीदी, जिसने इतने दिनों से तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछा, वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मेरी बेटी गुनगुन का ध्यान रखिएगा। मैं कुछ ही दिनों में अपने मायके से वापस आ जाऊंगी।
हाँ हाँ दीदी, आप आराम से जाइए। मुझे तो आपका पूरा खानदान भूखा और नंगा लगता है। अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी तो वो आपकी किस्मत है। अगर उन्होंने आपकी मदद नहीं की तो समझ लेना ये तुम्हारी बेटी गुनगुन की बदकिस्मती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन नीलम अपने मायके जाती है और यहाँ घर में गुनगुन अपनी चाची के साथ ही रहती है। जैसे ही गुनगुन की माँ अपने मायके के लिए निकल जाती है, गुनगुन की चाची गुनगुन के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है। अरे ओ महारानी, जरा इधर आ तो, मेरे पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चाची, पहले मुझे खाना तो दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। उसके बाद मैं आपके पैर दबा दूंगी। जब देखो पूरा दिन खाना मांगती रहती है। तेरा पेट है ये कुआं? घर में खाने को कुछ नहीं है। जंगल से पहले लकड़ियाँ तोड़ कर ला, तब मैं कुछ बनाऊंगी। अपनी चाची की बात सुनकर गुनगुन जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है और यहाँ गुनगुन की चाची की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी ही देर में गुनगुन जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। चाची, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मुझे अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, तू खुद जाकर कुछ बना ले। और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना, मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर गुनगुन की चाची सोने चली जाती है और यहाँ गुनगुन भूख के मारे रोते रोते रह जाती है। रोते रोते रात हो जाती है। उसी रात उस गांव में एक परी सैर करने आती है। तभी उस परी को गुनगुन की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। लगता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर परी रोने की आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगती है और उसके बाद उसके सामने प्रकट हो जाती है और वो गुनगुन से पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और मेरी मम्मी नानी के घर गई हुई है। परी गुनगुन की भूख मिटाने के लिए अपनी जादुई छड़ी से खाना प्रकट करती है और वो गुनगुन को दे देती है। ये लो प्यारी बच्ची, जल्दी से इसे पेट भरकर खा लो। गुनगुन खाने पीने का सामान देखकर बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खा लेती है। ये सब मेरे लिए है। इतना सारा खाना खाने के बाद गुनगुन को नींद आ जाती है और गुनगुन अपने कमरे में सो जाती है। परी गुनगुन की सहायता करने के लिए उसके कमरे में सोना, चांदी, हीरे, मोती और कुछ पैसे रख देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब गुनगुन की चाची गुनगुन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में तो ढेर सारा सोना, चांदी, पैसे और हीरे रखे हुए हैं। ये सब देखकर वो चौंक जाती है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? अपनी चाची की आवाज सुनकर गुनगुन की नींद खुल जाती है। माँ आ गई क्या? और ये सब क्या है? कहाँ से आई इतना सारा सोना, चांदी और पैसा? ज्यादा नाटक मत कर, चल जल्दी से बता दे, कहाँ से चोरी कर लाई है ये सब? नहीं नहीं चाची, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे लगता है सब कुछ वो जादुई परी देकर गई है। क्या? जादुई परी? अब ये क्या माजरा है? गुनगुन रात की सारी घटना अपनी चाची को बताती है और गुनगुन की चाची सभी बातों को सुनकर अपने मन में एक नई खिचड़ी बनाने लगती है। वो सोचती है, अगर मैं इस गुनगुन को मार दूं तो ये सभी सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसा सब मेरा हो जाएगा और फिर मैं अपनी बेटी के साथ सदा हंसी खुशी से जीवन बिताऊंगी। इतना सोचकर गुनगुन की चाची एक प्लान बनाती है और वो कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और गुनगुन को आवाज लगाती है। गुनगुन, गुनगुन, अरे ओ गुनगुन, जरा इधर तो आना, कुएं में बाल्टी गिर गई है, जरा मेरी बाल्टी निकालने में मदद तो कर। जी चाची जी, मैं अभी आती हूँ। गुनगुन अपनी चाची के पास जाती है। अरे जरा देख तो, पानी निकालते वक्त कुएं में बाल्टी गिर गई है। देख जरा कुएं में बाल्टी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। गुनगुन बाल्टी देखने की कोशिश करती है। तभी गुनगुन की चाची गुनगुन को कुएं में धक्का दे देती है। गुनगुन कुएं में गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गुनगुन कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वो छोटी सी जान कुछ नहीं कर पाती। ये सब देख गुनगुन की चाची बाहर खड़े होकर हंस रही होती है। चलो अच्छा हुआ, अब तो ये गई, अब ये सारा खजाना मेरा हो गया। चलो पीछा तो छूटा इससे और इसकी माँ से। ये सब होता हुआ परी आसमान से देख रही होती है।
तभी गुनगुन को बचाने के लिए तुरंत उस कुएं के पास पहुंच जाती है। परी गुनगुन को कुएं से बाहर निकालती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से होश में लेकर आती है। उठो गुनगुन बेटी, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परी की बातें सुनकर गुनगुन खड़ी हो जाती है। आप फिर से आ गई जादुई परी। परी और गुनगुन को बात करता देख गुनगुन की चाची चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये जिंदा कैसे हो गई? गुनगुन की चाची का इतना बुरा व्यवहार देखकर परी गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। तुम इंसान नहीं हैवान हो। एक चाची होकर भी इसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। एक लड़की होकर भी लड़की का हमेशा इतना बुरा सोचना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से अभी पत्थर बना देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई शक्ति से गुनगुन की चाची को एक पत्थर की मूर्ति में बदल देती है, जिसे देखकर गुनगुन कहती है, परी जी माफ कर दो। अगर चाची जी को कुछ भी हो गया तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी और मुझसे कहेंगी कि मैंने चाची का ध्यान नहीं रखा। नहीं गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी चाची बहुत बुरी है। क्या हुआ अगर ये मुझसे प्यार नहीं करती? परंतु मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर गुनगुन अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। गुनगुन तुम चुप हो जाओ, तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो। इसके बाद नीलम अपने मायके से लौट आती है। मेरी बेटी, मैंने सब सुन लिया है। अब हम इसके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर ये परी नहीं होती तो मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देती। नहीं माँ, हम यही रहेंगे चाची के साथ। हम चाची को इतने बुरे समय पर कहीं छोड़ नहीं जाएंगे। देख लिया तुमने, तुम जिससे इतना नफरत करती थी आज वही तुम्हारी मदद करना चाहती है। जादुई परी, प्लीज मेरी चाची को पहले जैसा बना दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। गुनगुन की बात मानकर परी अपनी जादुई शक्तियों से गुनगुन की चाची को पहले जैसा बना देती है। इसके बाद गुनगुन की चाची को ये एहसास हो जाता है वो गुनगुन और उसकी माँ के साथ गलत करती थी। गुनगुन की चाची माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं पैसा देखकर अंधी हो गई थी, परंतु तुमने मेरा जीवन बचा लिया। देख लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देखो, मैं भी तुम्हारी बेटी सुमन से कितना प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो दोनों बराबर है। नीलम और गुनगुन अपनी चाची को माफ कर देते हैं और परी गुनगुन को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। और उसके बाद गुनगुन अपनी बहन सुमन और अपनी चाची और माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।